प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिनेश पासी पर स्वागत है। आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आओ भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। कोई भी मन के विचार दूसरे के प्रति या दूसरे के सामने प्रकट करने को हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब मनुष्य मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। हर भाषा की अपनी ध्वनियाँ होती हैं, जिनके परस्पर संयोग से शब्द बनते हैं और शब्द के सार्थक रूप वाक्य में प्रयोग होते हैं। जैसे आमने सामने बैठे व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं अथवा कोई व्यक्ति भाषण के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरी प्रकार है लिखित भाषा। जब मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। जैसे जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उस भाषा को लिखित भाषा का रूप कहते हैं। कुछ विद्वानों द्वारा हिंदी की भाषा का एक और रूप दर्शाया जाता है, वह है सांकेतिक भाषा। जब कोई व्यक्ति अपने भावों को संकेतों के रूप में किसी के सामने प्रकट करता है तो हम उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट पर खड़ा सिपाही अपने हाथ द्वारा दाएं बाएं रुकने या फिर चलने का संकेत करता है। बस का कंडक्टर बस को रोकने या चलाने के लिए अलग अलग तरह से सीटी बजाता है। प्लेटफार्म पर गार्ड हरी झंडी दिखाकर और सीटी बजाकर रेलगाड़ी को चलने का संकेत देता है। ये सभी भाषा संकेत हैं, परंतु इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता। उपभाषा प्रत्येक 5-10 किलोमीटर पर बोली थोड़ी बहुत बदल जाती है, किंतु उसके सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी सामान्य रूप को उपभाषा कहते हैं। इसमें क्षेत्र विशेष लोग साहित्य रचना भी करते हैं। एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती हैं। बोली की परिभाषा बोली भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाती है। यह एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, अर्थात भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। किसी खास क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जब एक ही भाषा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा हरियाणा, राजस्थान, पूर्वी और पश्चिमी आंध्र प्रदेश और बिहार में भी बोली जाती है, परंतु हर जगह उसका स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। जैसे ब्रज, अवधी, मगही, बुंदेलखंडी, पहाड़ी, मारवाड़ी, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरिया, ये सभी हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी भाषा की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं।
सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 6 बोलियां आती हैं। पहली है खड़ी बोली या कौरवी, दूसरी बुंदेली, तीसरी कन्नौजी, चौथी ब्रजभाषा, पांचवी हरियाणवी या बांगरू और छठी जो है वह दक्खनी बोली है। इसी प्रकार दूसरी उपभाषा पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। एक अवधी, दूसरी बघेली, तीसरी छत्तीसगढ़ी। हिंदी की तीसरी उपभाषा राजस्थानी हिंदी है और इसके अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां आती हैं। पहली जयपुरी, दूसरी मालवी, तीसरी मारवाड़ी और चौथी भीली या मेवाती। इसी प्रकार चौथी उपभाषा पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, जिसमें पहली पश्चिमी पहाड़ी और दूसरी मध्यवर्ती पहाड़ी आती है। पांचवी और अंतिम उपभाषा बिहारी हिंदी में 3 प्रकार की बोलियां आती हैं। पहली भोजपुरी, दूसरी मगही और तीसरी मैथिली बोली है। आओ लिपि के बारे में पढ़ें। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है। जब हम बातचीत करते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका कोई आकार नहीं होता, वे तो केवल ध्वनि को ही प्रकट करते हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए कोई ना कोई चिन्ह बनाया जाता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई लिपि की? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको लिखने के लिए अनेक लिपियां हैं। कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। यह भी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, यह भी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा की अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इन सभी की जो लिपि है वह रोमन है। यह भी बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। नेपाली और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। अरबी की लिपि अरबी और उर्दू फारसी की लिपि फारसी है। यह तीनों भाषाओं को दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ लिखा जाता है। आओ अब व्याकरण के बारे में कुछ पढ़ें। देखो, 2 अशुद्ध रूप और शुद्ध रूप वाक्य लिखे हुए हैं। सबसे पहला वाक्य है मोहन खाना खाती है और उसका शुद्ध रूप है मोहन खाना खाता है। दूसरा वाक्य है संगीता स्कूल जाता है, संगीता स्कूल जाती है। मेरे को पानी पिला दीजिए, यह अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप मुझे पानी पिला दीजिए। ऊपर पहले तीनों वाक्य जो हैं वह अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में पुल्लिंग अर्थात मोहन के अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए, जबकि यहाँ खाती है। दूसरे वाक्य में स्त्रीलिंग संगीता के अनुसार क्रिया भी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। जैसे पहले वाक्य में संगीता स्कूल जाता है, तो जाता है क्या हो गया? पुल्लिंग होगी। क्रिया यह जाती होनी चाहिए थी, जाती है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में मेरे को गलत सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सही सर्वनाम मुझे पानी पिला दीजिए। इसी प्रकार भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। व्याकरण के नियमों के ज्ञान से शुद्ध बोलना, पढ़ना व लिखना आता है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या हुई? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध बोलना,
पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के मुख्य 3 अंग माने जाते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। पहले वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उनके भेद, वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में इसमें शब्द, उसके भेद, शब्द उत्पत्ति, रचना और रूपांतर आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इसमें वाक्य के भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, वाक्य परिवर्तन आदि पर विचार किया जाता है। अगली वीडियो में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को इसका लिंक भेजें। धन्यवाद।